नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। अब तक जिन आईपीएस ऑफिसर्स की आपने कहानी देखी, ये कुछ उससे अलग होगा, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो बेटी हैं, वो माँ हैं, वो ममता की मूरत है और ज़रूरत पड़ने पर माँ काली है। हम बात कर रहे हैं 2017 बैच की आईपीएस ऑफिसर ममता रानी चौधरी जी की, जो कि उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता हैं और वर्तमान में डीसीपी महिला क्राइम राजधानी लखनऊ की पद की शोभा बढ़ा रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। मैम, शुरुआत करेंगे क्योंकि जिस समय की बात है, जब से आपने ये दौर शुरू किया, बचपने से हम शुरू करना चाहते हैं कि किस परिवेश से आपने शुरू किया, क्योंकि महिला आईपीएस, महिला पुलिस बने, महिला काम करे, तब के समय में ये सोच नहीं हुआ करती थी लोगों की कि महिलाएं जो इस तरह से निकले, उनका कहता है कि बिटिया की शादी हो जाए, बिटिया अच्छे से रह जाए उस घर में। तो किस परिवार से आप बिलोंग करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला जो आप यहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पिता जो हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, जो एडीएम पद से रिटायर हुए। मेरी माँ टीचर थी जूनियर हाई स्कूल की, और मेरी नानी माँ भी टीचर थी प्राइमरी स्कूल की। तो इस हिसाब से फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, मदर की भी नौकरी थी, तो हम लोग परमानेंट ननिहाल में रहकर पले बढ़े हैं, जौनपुर में ही। तो जो दौर था वो निश्चित तौर पे उस समय सामाजिक समस्याएं भी बहुत थी। बेटियां मतलब बेटी की शादी, शादी मतलब दहेज। तो जहां मेरे पिता का एक सर्वोच्च बल था कि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जिसके बल पर आप जिंदगी की हर चुनौतियों का सामना बहुत सफलतापूर्वक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी था कि मैं अपनी बेटियों को ऐसा बनाऊंगा कि मेरी बेटियां खुद दहेज होंगी। और ये सारी स्थितियों को देखते हुए ननिहाल में जब मैं हाई स्कूल में थी, तो आपको बताऊं शिक्षा का उस समय माहौल हमेशा से अच्छा रहा, लेकिन जो मेरे पढ़ने के ललक थी तो वो मैथ्स पढ़ना था मुझे। तो उस वक्त मैथ्स पढ़ने का पूरे जौनपुर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जहाँ लड़कियाँ मैथ्स पढ़ सकें। लड़कियाँ अक्सर मैथ्स से भरती। तो मेरे मामा वगैरह ने एफर्ट किया, तो बॉयज़ वहाँ का आज भी है, बीआरपी कॉलेज, उस समय बॉयज़ था, सारा बॉयज़। तो हम लोग फर्स्ट, मैं, एक मेरी फ्रेंड, 2 लड़कियों ने एडमिशन लिया मैथ्स पढ़ने के लिए। मैथ्स पढ़ने के बाद जैसा सामाजिक दबाव होता है, पिता की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी दूरदर्शिता ने फिर एक मुझे अवसर दिया। पिताजी ने कहा ग्रेजुएशन हो गया, अब जो है आपको 2 साल का समय मात्र दे पाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का पल था कि नहीं तो फिर जैसा बेटी बड़ी हो गई, शादी। तो वो 2 साल का पिता का दिया हुआ अवसर और मेरा जुनून, पिता का दिखाया हुआ सपना, पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होकर 1996 में मैं पीपीएस ऑफिसर बनी। और पीपीएस ऑफिसर होने के बाद लगातार मैं करीब 9 साल ज़िले में ही रह करके वर्क किया। शुरुआत मेरी गाज़ीपुर से हुई थी, जनपद गाज़ीपुर में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात हुई, और उसके बाद बहराइच, गोंडा, लगभग 8-9 जिलों में, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, हाँ, फिर पुलिस मुख्यालय से आज मेरा लखनऊ तक का सफ़र है। मैं बात करें तो लगभग 1 दशक होने जा रहा है आपको पुलिसिंग सेवा का, एक लंबा समय आपने देखा है ना। और बात करें गाजीपुर की बात की आपने, बनारस की बात की आपने, इलाहाबाद की बात की, तो जिस समय से आप है 2017 की बात करिए, तो ये उस दौर में और अब के दौर में आपको अपराध में क्या अंतर है? क्योंकि पहले लूट, अपहरण, हत्या ऐसे तमाम मामले होते तो लगभग उसको आप लोगों ने कंट्रोल किया। अभी जो समस्याएं जो बड़े पैमाने पे, जैसे आपको इस समय महिला अपराध बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, कैसे देखती हैं 2017 से अभी तक में क्या बदलाव आया है? निश्चित तौर पे महिला अपराध या महिला का कहिए दुनिया की पूरी आधी आबादी एक लंबे समय से अपने अस्तित्व की, अपने नैसर्गिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए जो संघर्ष करते हुए चला दौर, लगभग 200 सालों के दौर के बाद आज का दौर महिलाओं के लिए निश्चित तौर पे स्वर्णिम युग है। हर तरीके की जो सामाजिक समस्याएं समाज में विद्यमान थी उसके लिए कानून बन चुके हैं, चाहे वो गर्भ में भ्रूण हत्या का
मामला हो या समाज में शादी विवाह या आपके घर से लेकर के बाहर निकलने तक अपने कार्यस्थल की भूमिका के निर्वहन में जो भी उसकी छोटी बड़ी समस्याएं महसूस हुई, तो हर तरीके के लिए आज संवैधानिक कानून अलग विशेष अधिनियम बनाए जा चुके हैं। अगर आपको लेख करूं तो आज के दौर में आपका कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित, उससे निषेध से संबंधित कानून, या रोड पे चल रही छेड़खानी के संबंध में, या आपके घर के माहौल में अगर देखा जाए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, कार्यस्थल पे अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित प्रकरण है तो उसमें पॉश एक्ट आ चुका है 2013 में। तो यूँ समझ लीजिए कि जो सामाजिक समस्याएं महिलाओं को अस्तित्व में, उनके विकास में, उनके अपनी योग्यता या उनकी अपनी भूमिका के निर्वहन में कहीं भी उन्हें महसूस होती रही, तो उसको निवारण करने के लिए हर स्तर पे कानून है। और न केवल कानून है बल्कि उसके सुनवाई के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुके हैं। कमिश्नरेट लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो हर थाना स्तर, इवन उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने में है, हर थाना स्तर पर महिला हेल्प डेस्क बना हुआ है। और आज के दौर में जब मिशन शक्ति अभियान, जो उत्तर प्रदेश की बहुत एक महत्वपूर्ण योजना, महत्वपूर्ण शासन की हमारी योजना है मिशन शक्ति, जिसके तहत आज महिलाओं ने कदम दर कदम बहुत अधिक आत्मविश्वास, आत्मसुरक्षा की भावना उनमें बढ़ी है और वो अपनी बातों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के वो सामने आ रही हैं। तो ये जागरूकता, यस, मिशन शक्ति का यह 5वां चरण चल रहा है। और पिछले 2020 में जब मिशन शक्ति का प्रारंभ हुआ था, उसको लेकर निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता के स्तर पर लग करके इसमें कार्यवाही की गई है। चाहे वो महिला अपराध संबंधी कोई कार्यवाही हो या उनकी सुरक्षा से संबंधित हो, अथवा न्यायालय में चल रहे मामलों के पैरवी से संबंधित हो, हर स्तर पर सिस्टम में हर एक स्टेक होल्डर्स ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के मजबूती से इस कार्य को आगे बढ़ाया है, जिसका परिणाम है कि आज महिलाओं में एक भयमुक्त सामाजिक वातावरण मिला, उन्हें महसूस हुआ है, न केवल मिला है बल्कि वे महसूस भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है कानूनी तौर पे और समय के बदलाव के साथ। जैसा आपने कहा कि पहले के समय और आज के समय में क्या, जो महिलाओं की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मिशन शक्ति की बात करते हैं, मैं मिशन शक्ति में अवेयरनेस जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कैसे अवेयरनेस फैलाते हैं आप लोग, क्या कैसे संपर्क करते हैं, जो लड़कियां हैं जो विद्यालय में पढ़ रही हैं, कैसे पूरा प्रोग्राम चलता है मैम, इसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, जैसा हमने बताया, महिलाओं के लिए हर एक तरीके के कानून बन चुके हैं, लेकिन मेन चीज़ है क्या उन्हें जानकारी है इस बात की। इसी बात को लेकर मिशन शक्ति अभियान में जो नया 5वां चरण चल रहा है इस वक्त चल रहा है और सर्वोच्च प्राथमिकता में ये रखा गया है, इसके तहत हमारे जो हर एक थाने पर महिला पुलिस बल पर्याप्त संख्या में लगभग आ चुकी हैं और मिशन शक्ति केंद्र की हर एक थाने में स्थापना हो चुकी है। और उस मिशन शक्ति केंद्र में महिला के सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास से लेकर उन्हें 360 डिग्री काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। और मिशन शक्ति केंद्र में जो प्रभारी है वो सीनियर अधिकारी, जो थाने का सीनियर अनुभवी पुलिस अधिकारी है, वो वहाँ नियुक्त है। साथ में महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो टीम, महिला बीट आरक्षी एवं महिलाओं, चूँकि ये मिशन शक्ति केंद्र है तो महिलाओं के स्तर पे उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल स्तर की महिलाएं वहाँ नियुक्त हैं। जो जैसे थाने पे कोई महिला अगर कोई पीड़ित है जाती, तो सबसे पहले महिला हेल्प डेस्क पे अपनी बात कह सकती है। तो महिला हेल्प डेस्क पे 24/7 मतलब 24 घंटे हमारी 2 महिला आरक्षी वहाँ उपस्थित होती हैं, जो महिला की बात को प्रॉपर सुनती हैं, उनको प्रॉपर जो उनको उस वक्त ज़रूरत है लीगल एड की या उनके मनोबल बढ़ाने की, या उनके अगर वो एप्लीकेशन नहीं भी लेके जा रही है तो उनको एप्लीकेशन लिखवाने में सहयोग करने की पूरी एक उनको प्लेटफॉर्म, मजबूत प्लेटफॉर्म, जहां जाके वो खुलकर अपनी बात को, अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को कह सके। आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, अपनी सारी चीज़ें बताइए और हर तरह से पुलिस खड़ी है। बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ पूरी पुलिस बल आपके साथ खड़ा है। ये उनको एहसास कराना, ये विश्वास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, कानून आपके साथ है। यस मैम, अगर बात करें इसी में जैसे जागरूकता की बात करते हैं, प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया की आजकल बात होती है,
आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया से कैसे अवेयरनेस आप लोग फैला रहे हैं? और अक्सर मैंने देखा है कि स्कूल कॉलेजेस में भी लगातार मिशन शक्ति को लेकर कैंप चलाए जा रहे हैं, तो ये सब क्या जो है? हाँ, ये मिशन शक्ति का ही केंद्र का ही पार्ट है। जैसे हमारी एंटी रोमियो टीम है जो स्कूलों के आसपास रहती है, महिला बीट आरक्षी है, मिशन शक्ति टीम है जो जाती है स्कूलों में, और ना केवल कानूनी पहलू की जानकारी देना है बल्कि शासकीय योजनाओं में जो हमारी महिलाओं को अधिकार और उनके लिए जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पर उन्नति के लिए कार्यक्रम बनाए गए उसके प्रति भी अवेयर करते हैं। लखनऊ की महिलाएं सुरक्षित हैं? पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अच्छा मैम, बात करते हैं, आप इलाहाबाद रहीं, CBCID में रहीं, एक मामला था, कुछ इनामी थे, उनको आपने गिरफ्तार किया, तो वो क्या था मामला पूरा में? एक्चुअली CBCID में नाबालिग बच्चियों के चले जाने की घटना जो बहुत बड़ी घटना है, हाँ, सामाजिक समस्या के रूप में सामने आती है। तो उसमें महोबा जनपद का एक प्रकरण था जिसमें नाबालिग 13 साल की बच्ची को अदर कास्ट का एक आरोपी लेके चला गया था, और वो केस इतना क्रिटिकल था कि हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट से निरंतर उसमें मॉनिटरिंग हो रही थी। तो शासन के स्तर पे जब मैं CBCID में आया तो मेरे पास वो विवेचना आई, क्योंकि हाई कोर्ट डायरेक्ट मॉनिटरिंग करा, हाई कोर्ट के ही आदेश से डिप्टी SP को, उस वक्त मैं डिप्टी SP थी, तो जब उसके हुआ तो उसमें लगातार हर 15 दिन पे हाई कोर्ट पे हमको रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी, लेकिन और सर्विलांस भी उस समय इतना नहीं था। फिर भी मेरे जो मैंने उसमें एफर्ट किया, उसमें सिर्फ एक मोबाइल नंबर से अचानक से जब हमारे उसके पिता के पास फ़ोन आया, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करने में मुझे 48 से 72 घंटे लगे, और अल्टीमेट जनपद पीलीभीत से हमने उसको दोनों को सकुशल बरामद किया। पीड़िता पे 10,000 का और अभियुक्त पे 5,000 का इनाम था। तो इसमें जो आज तो सर्विलांस सक्रिय सिम बाय नेम हो रहा, उस समय सिम भी बाय नेम नहीं होता था, तो जिस नंबर से फ़ोन आया वो कहीं और का था, सिम निकला कहीं और। खैर उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, टीम हमारी लग करके कार्रवाई करी। उसमें संबंधित जिले की पुलिस अधीक्षक महोदय थे उस समय, मिस्टर JP शाही सर, उन्होंने बहुत मदद किया। तत्काल उसमें कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छी बरामदगी हो गई, जिसमें हाई कोर्ट फिर सेटिस्फाइड हुआ और एक अच्छा कार्य हो गया। तब के समय में, आपके समय में कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक की बात की जाती है, आधुनिकीकरण की बात की जाती है, उससे कहीं ना कहीं आप मानती हैं सहयोग मिला पुलिस को? क्योंकि बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है आज के दौर के लिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्राइम का स्वरूप बदला है, नेचर का बदला है क्राइम का, उसी तरह आधुनिक संसाधन जो बढ़े हैं, पुलिस में मॉडर्नाइजेशन जो आया, उससे काफ़ी सहयोग मिला है। आजकल कोई भी ब्लाइंड केस है, कोई भी क्राइम हो रहा है या अपराध है, ना केवल उसके कलेक्शन में बल्कि उसको पुष्ट करने में भी कि ये क्राइम हुआ है, काफ़ी सहयोग है। क्राइम ओपन करने से लेकर के उसको समअप करने तक, सफलतापूर्वक निस्तारण करने तक और सजा दिलाने तक भी इसका बहुत बड़ा योगदान। ऑपरेशन त्रिनेत्र में CCTV कैमरे से लैस है पूरी राजधानी, कैसे देखती हैं? क्या महिला अपराध में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर नहीं साबित है? नो डाउट यह मील का पत्थर है कि हर एक चौराहे पे, हर एक डार्क जो हमारे स्पॉट है उनको चिन्हित करके सब जगह, पूरी जगह CCTV फुटेज है, हर कोई एक्टिव है। तो कहीं जैसा मैंने बताया कि यहाँ स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम है जिस पे निरंतर हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, वहाँ वॉच करती रहती 24 घंटे में 24 घंटे। तो इस तरीके से CCTV कैमरे से हर एक पॉइंट पे जब कवरेज होता रहता है तो उसको देन एंड देयर अलर्ट आया, अलर्ट से हमारी ट्यूबी पहुंची, ट्यूबी स्कूटी दोनों के पास MDT है, पॉइंट अलर्ट कैसे आते हैं? जैसे कि हमारा वहाँ कैमरा लगा है स्मार्ट सिटी में, तो वो जो है ट्रेस करा, एक महिला जा रही है रोड पे, पीछे अगर नॉर्मल भी कोई चल रहा है, अगर मान लीजिए क्राइम है तो वो तो भी वो उसको कैमरा कैप्चर करके अलर्ट पोजीशन करेगा। वहाँ पे हमारी तुरंत टीम जाती है, तो क्या भाई यहाँ ऐसा कोई है, कोई स्टॉकिंग तो नहीं कर रहा है या कोई छेड़खानी, तो पता चला नहीं, तो वो कुछ तो फेक होता है और जहाँ सच होता है वहाँ कार्रवाई होती है। तो लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र एक सक्सेसफुल बहुत बड़ा है। मैं वाराणसी की बात करते हैं। वाराणसी में पॉस्को मामले में बहुत लोगों को आपने जो है सजा दिलवाई, क्योंकि लंबा अपराध का सिलसिला था, तो क्या था, कैसे था मामला? हाँ, वाराणसी में भी मैंने ADCP महिला अपराध के पद पर लगभग 3.5 वर्ष तक कार्य किया, और उस समय मिशन शक्ति अभियान, और जैसा मैंने बताया शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है, और महिला अपराध सुरक्षा स्वावलंबन। तो उस समय न केवल अपराध को क्राइम एज अ पुलिसिंग के स्तर पे न्यायालय में पैरवी करके प्रभावशाली तरीके से उसको निस्तारण कराया जाना, उसमें सजा दिलाया जाना, ताकि प्राइमा फेसी समाज पे एक इफेक्ट पड़े कि अगर इस तरीके का क्राइम होगा, तो टाइम बॉन्ड था
कि अगर कोई किसी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित कोई घटना हो जाती है तो वो देन एंड देयर 1 महीने के अंदर पैरवी करके उसमें आपको कार्यवाही करानी है, ताकि इस तरीके के क्राइम को और तेज़ी से कंट्रोल किया जा सके। इससे समाज में एक मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से लग करके हम लोगों ने करीब 1 साल में, मुझे याद है 2022 की बात है, कि 100 सजाएं कराई थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे जहां आपराधिक प्रवृत्ति के थे, और 1 महीने के अंदर निस्तारण कराए। 2 मामले तो 1 महीने के अंदर निस्तारण कराए गए थे, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और निश्चित तौर पे पहले की तुलना में आज की देखा जाए कि ये सब मिशन शक्ति अभियान की वजह से क्राइम में काफ़ी कंट्रोल हुआ है। अवेयरनेस के तहत अगर आप देखेंगे तो एक तरफ लगेगा कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन कार्यवाही की दृष्टि से देखेंगे तो उस पर कंट्रोल भी हुआ है और काफ़ी कार्यवाही हुई है। ना केवल सेंसिटाइजेशन हमारे इसमें महिलाओं में आया है, जागरूकता ना केवल महिलाओं में आया है, समाज में हर एक स्तर पे आपको दिखाई देगा। हर एक स्तर पे लोगों की सोच में एक मानसिकता में परिवर्तन की बात थी, मानसिकता में परिवर्तन की बात है, ताकि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्राइम को करने से पहले 0 टॉलरेंस की नीति के तहत हर एक व्यक्ति में ये माइंड है कि नहीं, महिलाओं के अस्तित्व के साथ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी एक गलत हरकत उनको बख्शा नहीं जाएगा। काउंसलिंग कितना कारगर मानती हैं मैम, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर बात करें तो लखनऊ पुलिस एज अ डीसीपी महिला क्राइम आप देख रही हैं, तो मैम कितना अंतर आता है आपको लगता है, काउंसलिंग कितना कारगर है? देखिए, काउंसलिंग अपना एक अहम रोल करता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो जाता है, विशेषकर नाबालिग बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ या किसी भी महिला के साथ, तो निश्चित तौर पे समाज में उसको सामान्य जीवन व्यतीत करना बेहद कठिन हो जाता है। और सामाजिक तौर पे सामान्य जीवन चूंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता, रेप होता है। अगर हमें उदाहरण के तौर पर रेप होता है महिला के साथ, विक्टिम हमारी महिला है, पर समाज की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सामाजिक प्रेशर में आ जाता है, पूरा परिवार आ जाता है और पूरे समाज में उसे ही विक्टिम को ही आप समझिए उसे ही अपराधी बना दिया जाता है। उसको अपराधी दृष्टि, उसको एक सहज जीवन जीने की स्थिति नहीं बन पाती है। ऐसे में उसका मनोबल बढ़ाना, उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसको हर स्तर पे आसपास का वातावरण सही रखना, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, सारे समाज के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। लेकिन वह स्वयं में उस आत्मविश्वास को पा सके, उस आत्मबल को पा सके कि वो अपने सामान्य जीवन व्यतीत कर सके, यह बहुत ज़रूरी है। तो इसमें काउंसलिंग का बहुत अहम रोल है। मैम, बात होती है कि आजकल की किस तरह की समस्याएं, जो सिनेरियो चल रहा है, जो समय चल रहा है, महिलाएं किस तरह की कंप्लेन लेके आती हैं और क्या कुछ अब नया मामला क्या चल रहा है? जितनी समस्याएं जो एप्लीकेशन हमें डायरेक्ट या IGRS आदि के माध्यम से मिल रही हैं, उनमें अगर देखा जाए तो ज़्यादातर समस्या मैट्रिमोनियल समस्या की आती है जी। लगभग 50 से 60% मैट्रिमोनियल की समस्याएं देखती हैं, जिसमें महिलाएं या तो दहेज प्रताड़ना की बात है या फिर ससुराल वालों द्वारा हैरेसमेंट की बात है। ज़्यादातर इनमें भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या अन्य जगह उसका कोई संबंध है, तो ये ज़्यादातर समस्या आती है। मैरिटल जो ये हमारे वैवाहिक विवाद है, फैमिली डिस्प्यूट है, विशेषकर पति पत्नी के विवाद, तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ललिता केस में डिफाइन किया है कि प्री लिटिगेशन बेंच के माध्यम से इसका सबसे पहले निराकरण कराया जाए। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले थाने स्तर से उनको बुला के वार्ता करते हुए प्रथम प्रयास समझौता का है और उन्हें प्री लिटिगेशन बेंच DLS से भेजा जाता है, जहाँ पे एक सीमित समय में लगभग 1 महीने का समय है, तो वहाँ बुला के दोनों पक्षकारों को काउंसलिंग होती है। अगर वहाँ सक्सेसफुल हो जाता है तो देन वो दी बेस्ट, अगर नहीं सक्सेसफुल होता है तो फिर वापस थाने पे आकर के उसमें लीगल एक्शन, पीड़िता जैसा कहती है कि नहीं वो अपने सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है, उसका FIR रजिस्टर हो तो FIR रजिस्टर होता है। मैम, एक लंबे समय से प्रॉब्लम एंटी रोमियो स्क्वाड बना, एक स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो इस तरह के मनचले लड़के होते थे, घूमते थे,
ये कैसे काम कर रहा है मैम इस समय? हर एक थाने पर एंटी रोमियो टीम बनी हुई है और इनको स्कूलों के आसपास मौजूद रहना, जहाँ भीड़ भरे चौराहे हैं, मॉल है, ये सभी प्लेन क्लोथ में रहते हैं। हाँ, निरंतर अलर्ट, सक्रिय, स्कूल खुलने और बंद होने के समय। इसके अलावा पिंक स्कूटी से मूवमेंट बना होता है, ट्यूबी है, पिंक ट्यूबी है, जैसा मैंने बताया। इन सब जगह पे ये मूवमेंट इनका बना रहता है, बाकायदे टाइम टेबल बना हुआ है। और कहीं भी ऐसी घटना या चीज़ें सामने आती हैं तो वहाँ ना केवल एक्टिव रह के लीगल एक्शन होता है, निरंतर वहाँ ऑपरेशन चलाते हुए भी कार्रवाई की जाती है कि दोबारा ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में ना आए। फिलहाल लगभग मैम कितनी टीमें लगी होंगी? लखनऊ की बात करें तो काफ़ी। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ 53 थाने हैं और हर एक थाने पर एंटी रोमियो टीम बनी हुई है। एक सीनियर सब इंस्पेक्टर, उसके साथ मिनिमम 4, 2 महिला आरक्षी, 2 पुरुष आरक्षी साथ में है, जो पिंक ट्यूबी और पिंक स्कूटी के माध्यम से निरंतर एक्टिव रहते हैं। अच्छा मैम, बात करें कि जैसे अचानक कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है, चाहे लड़कियां हैं जैसे कहीं परेशान होती हैं, 112 की बात होती है, तो कैसे क्या प्रोसेस रहता है? कितने कम समय में पहुंचा जा सकता है अगर कोई सुरक्षा की बात, कोई परेशानी होती है, या रात में हम कहते हैं कि 12 बजे कोई अचानक किसी महिला को ज़रूरत पड़ गई, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अगर उसने 112 फ़ोन किया तो क्या प्रोसेस है मैम? क्या तुरंत 112 पहुँचती है? अच्छा आपने सवाल किया है। निश्चित तौर पे 112 का बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है और इस समय 112 का जो आपने पूछा टाइम का, तो 10 मिनट से भी कम समय में, ऑन एन एवरेज 10 मिनट्स, और 10 मिनट से भी कम समय में उसे टू द पॉइंट पहुंचना है। और ना केवल 112 को कॉल करके पीड़िता पहुंच सकती है, बल्कि 1090 से कोऑर्डिनेशन भी है, तो 1090 भी कॉल करती है अगर वो अपनी समस्या बताती है, तो 112 और 1090 एक साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे मौके पे उसकी मदद करते हैं। रही रात्रि की बात, तो रात्रि में भी पीआरबी चलती है और महिला को कोई समस्या है तो पीआरबी ना केवल उसको रास्ता दिखाएगी बल्कि उसे घर तक छोड़ के आएगी, और घर छोड़ने के बाद वह इत्मीनान करेगी कि ये घर उसका है, उसके लोग, तभी वह वापस आती है। तो सुरक्षा के दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा कदम है और एक मजबूत कदम है जिसका लाभ हमारी महिलाएं उठा भी रही हैं। बट अभी भी इसमें महिलाओं को शायद इस बारे में, बहुत सी महिलाएं हैं इनको ये पता नहीं कि अगर रात में हमें इमरजेंसी पड़ जाए तो हम किसी ऑटो इसको छोड़ के हम 1090 और 112। सॉरी टू से कि लखनऊ इस मामले में अवेयर है। लखनऊ की महिलाएं अवेयर हैं और वो कॉल कर रही हैं, हाँ कॉल कर रही हैं और लाभ भी उठा रही हैं। और रात्रि में जो हमारी पीआरवी चलती है उसमें महिला टीम भी रहती है और पुरुष टीम तो रहती ही रहती है, महिला टीम भी रहती है, ताकि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा सके। बहुत ही अच्छा मैम ये सर्विस है। खैर मैंने इसको देखा है कि बहुत कारगर चीज़ है। आपने जो कहा था कि पहले और अब में, तो बहुत अंतर आया है और निश्चित तौर पे एक भयमुक्त समाज, महिलाओं के लिए विशेष तौर पे अगर हम कहें तो महिलाएं बड़े ही सुरक्षित वातावरण में सक्षम और सशक्त तरीके से कार्य करने में सफलता हासिल की है। मैम बात हुई 1090, या कितना कारगर देखती हैं 1090 का? 1090 तो बहुत ज़्यादा कारगर है और पूरे भारत देश में हमारे ये यूपी का 1090 सबसे अलग योजना, अनोखी योजना, महत्वपूर्ण योजना है और इसका परिणाम आज हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी महिला लाभान्वित हो रही है। ना केवल घर में रहने वाली, सड़क पे चलने वाली, दुकानों में काम करने वाली या किसी भी इंडस्ट्री कंपनी में काम कर रही हैं, 1090 सबसे सक्षम और सशक्त माध्यम है महिलाओं को सुरक्षित करने का, क्योंकि इसमें ना केवल महिला अपनी समस्या का समाधान पाती है बल्कि उसकी गोपनीयता भी सुरक्षित की रखी जाती है। तो मैम कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं, उसके बारे में क्या कुछ है? जैसा हम सभी जानते हैं, पूर्व में 3 ही मूल विधि थे हमारे पास, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सारे कानून अब भारतीय परिवेश में परिवर्तित कर दिए गए हैं और अब 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू किया जा चुका है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को लेकर के विशेष प्रावधान किए गए। भारतीय न्याय संहिता जो आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत बनाई गई है, तो उसमें महिलाओं और बच्चों को प्रेफरेंस देते हुए पूरा एक चैप्टर ही डिसाइड किया गया है और
जो हमारी नाबालिग बच्चों के साथ एक सेक्सुअल ऑफेंस अगर होता है तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक महिला हेल्प लाइन नंबर है 181, जिसके विषय में आपने सुना होगा। यहाँ पे 5 सहायताएं महिलाओं को विशेष तौर पे दी जाती हैं। अगर कोई महिला पीड़ित है तो घर में है, कहीं जा नहीं सकती, तो 181 डायल करेगी तो यहाँ से हमारे महिला हेल्पलाइन नंबर से, जिसे सखी वन स्टॉप सेंटर कहते हैं, ये भाई भारत सरकार की योजना है, और सखी वन स्टॉप सेंटर से मोबाइल वहाँ जाएगी, उसके पास खुद भी अपना 4 व्हीलर है और वो जा करके वहाँ पे महिला की मदद करेगी। अन्यथा महिला अगर घर से बाहर आ सकती है या निकल सकती है लेकिन थाने नहीं जाना चाहती है, तो यहाँ पे 5 तरीके की सुविधाएं एक साथ मिलती है। एक तो प्राइमा फेसी उसको प्राथमिक चिकित्सा उपचार मिल जाता है। दूसरा, उसको वहाँ पे एक चौकी जिसमें महिला पुलिस बल कार्यरत है वो मिलती है। तीसरा इसमें यह है कि अगर महिला को साइकोलॉजिकल इतनी डिप्रेस हो चुकी है कि जीवन से निराश हो रही है, तो उसको वहाँ मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी मिल जाते हैं और वहाँ वो उसको अपग्रेड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अगर कानूनी समझ नहीं है तो वहाँ एक लीगल एडवाइज़र भी है जो कानूनी तौर पे उसकी सहायता की जाती है। यदि महिला को कहीं रहने का कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ पे 5 दिन के लिए रहने की भी सुविधा है, 5 से 10 दिन के लिए अब बढ़ करके हो गया है। तो ये सखी वन स्टॉप सेंटर भी खोला गया है। आपको हॉस्पिटल में बता दें, हर एक पूरे यूपी में है ये, जैसा मैंने बताया भारत देश की योजना है। तो ये भी एक बहुत कारगर कदम है, तो महिला को पूरा लाभ मिल जाए। अगर उसके बावजूद तो वो यहाँ पे अन्य जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ रख करके महिला अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ सकती है। तो इस तरीके से हर एक स्तर पे महिलाओं को सशक्त, मजबूत और स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। और उसमें पुलिस के स्तर पे जो कानूनी संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व है, उस दायित्व के निर्वहन में हमारा मिशन शक्ति केंद्र इन सभी चीज़ों को एक साथ एकीकृत करके लागू कर रहा है, जो आगे आने वाले समय में इसका एक सकारात्मक। तो ये थी हमारे साथ ममता रानी चौधरी जिन्होंने अपने जीवन में महिला अपराध और इससे जुड़ी समस्याओं को लगातार समझा और उस पर बहुत बेहतरीन ढंग से काम भी किया, जिसके लिए उन्हें तमाम पदक भी मिले। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही टॉप कॉप्स के और जानेंगे उनके जीवन की कहानी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।